I'm Dr. Aftab from Patel Hospital. Today I discuss migraine. Migraine is the second most common primary headache disorder. जो पहला है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है टेंशन टाइप हेडेक. उसके बाद जो है माइग्रेन आता है. तो माइग्रेन जो है वो मोस्ट कॉमन फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है और ये सीवियर हेडेक होता है और इसमें ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ को जो है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी जॉब को. ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे हैं. ये सिर्फ सिंपल हेडेक नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द migraine. So this slide shows the migraine invisible disability. तो ये जो तो इसमें ये जो टिप ऑफ आइस है, ये तो एक छोटा सा वो है, बताया कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हमें नज़र आते हैं. सिर्फ हमें हेडेक नज़र आता है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है इसकी हमारी लाइफ में, हमारी इसको कैसे ये मुतासिर करता है, हमारी जॉब को, हमारी लाइफ को, हमारी स्लीप को. तो इसकी वजह से ये इन्होंने बताया है कि ये जो जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो एवरेज जो है 10 दिन जो है वो साल में उनको अपने वर्क से या फिर स्कूल से एब्सेंट रह सकते हैं वो, या रहते हैं ज़्यादातर. तो टुडे वी डिस्कस द माइग्रेन. इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, माइग्रेन होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और कोई रीसेंट रीसेंट थेरापीज़ जो हैं वो इसकी क्या है माइग्रेन की. तो माइग्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. 1 billion people, estimated number of the people worldwide experience migraine. 1 in 5 women and 1 in 6 men and 1 in 11 children have migraine in their life. और इनका जो है वो approximately 12% of global population is affected by migraine. और common जो एज है इसकी वो 18 to 44 है, लेकिन ये यंग उसमें एज में भी हो सकता है, इससे कम और इससे ज़्यादा एज में भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन एज है इसकी वो 18 to 44 ईयर्स है. और इट हैज़ एन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस इज़ द जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर with the moderate to severe headache, most often unilateral and associated with the फोटोफोबिया और फोनोफोबिया. इट मीन्स कि लाइट बुरी लगेगी, रोशनी बुरी लगेगी, और हेडेक ऐसा होगा कि आप इसमें कोई अपनी रूटीन के जो काम है वो आराम से नहीं कर सकते. ये आपकी डिस्टर्ब करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी पढ़ाई को, आपकी जॉब को डिस्टर्ब करेगा. तो इसकी टाइप्स माइग्रेन विथ ऑरा, जिसको हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, और सेकंड माइग्रेन विदाउट ऑरा, जिसको कॉमन माइग्रेन कहेंगे, और एक क्रॉनिक माइग्रेन होता है जिसमें अगर किसी पेशेंट को 15 डेज़ या इससे ज़्यादा हेडेक रहे मंथ में, तो इसको हम क्रॉनिक माइग्रेन लेबल करेंगे. अच्छा, ये दूसरी भी कुछ टाइप्स हैं जो कि रेयर हैं, लेकिन ये पेशेंट में हमने देखी हैं, लाइक हेमीप्लेजिक माइग्रेन. इसमें ये होता है कि पेशेंट को हेडेक होता है और इसके साथ हेमीप्लीजिया या उसको वीकनेस हो सकती है, जस्ट लाइक स्ट्रोक. लेकिन स्ट्रोक में जो है वो पेशेंट की रिकवरी नहीं होती अनलेस के TIA ना हो. पेशेंट को विदिन 24 आवर्स में वो रिवर्स हो जाते हैं सिम्टम्स. तो माइग्रेन में भी ऐसा होता है कि हेडेक होगा और वीकनेस होगी, लेकिन वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा और स्कैन नॉर्मल होगा उसका. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया CT स्कैन है, MRI, तो ये उसका नॉर्मल होगा. दूसरा रेटिनल माइग्रेन, इसमें विजन के प्रॉब्लम होंगे पेशेंट को और हेडेक होगा पेशेंट. तो हेडेक तो सब में होगा, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें होंगी. और मेंस्ट्रुअल माइग्रेन ये फीमेल्स में होता है, ड्यूरिंग द साइकिल उनको ये एक्सपीरियंस होता है, हेडेक होता है. और जब साइकिल के दिन कम होते हैं या बंद हो जाते हैं तो फिर ये हेडेक भी ख़त्म हो जाता है. दूसरा एब्डोमिनल माइग्रेन, ये बच्चों में कॉमन होता है. जो यंग बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के कोलिक की एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स. और वेस्टिबुलर माइग्रेन ये भी एक टाइप है माइग्रेन की, जिसमें पेशेंट को डिजीनेस, वर्टिगो, इस तरह के सिम्टम्स होंगे और सीवियर हेडेक हो सकता है.
और दूसरा स्टेटस कहते हैं माइग्रेनोसिस, अगर किसी को 72 आवर्स से ज़्यादा हेडेक रहे, परसिस्ट माइग्रेन हेडेक रहे, तो उसको स्टेटस माइग्रेनोसिस कहते हैं। या जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है जिसमें फिट्स पड़ते हैं कंटिन्यूस, तो इस तरह ये स्टेटस माइग्रेनोसिस भी एक टाइप है जिसको इमरजेंसी में ही डील कर सकते हैं या एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि कॉमनली माइग्रेन के पेशेंट को आप ओपीडी में ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ये वो टाइप्स जो अभी मैंने आपको बताई, हेमीप्लेजिक, ऑफ्थल्मोप्लेजिक और रेटिनल माइग्रेन, जिसको ऑफ्थल्मिक लिखा हुआ है, वेस्टिबुलर और बेजिलर, और एब्डोमिनल जो है वो बच्चों में होता है ज़्यादा। अच्छा, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया कि हेडेक की क्वालिटी कैसी होगी, मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होगा और इसके साथ नोज़िया होगा पेशेंट को, या फिर लाइट बुरी लगेगी जिसको फोटोफोबिया कहेंगे या फोनोफोबिया, जिसमें शोर बुरा लगता है पेशेंट को। वो डार्क रूम में लेटना पसंद करते हैं, किसी रूम में डार्क में, और जब तक कि हेडेक सबसाइड हो उसका। और फेजेस ऑफ माइग्रेन, इसके ना 4 फेजेस होते हैं। अर्ली फेज़ होता है जिसको प्रोड्रोम फेज़ कहते हैं, उसके बाद ऑरा होता है, उसके बाद हेडेक जिस होता है पेशेंट्स हेडेक फेज़ जिसमें पेन होता है सीवियर, और फिर पोस्ट इसके आफ्टर हेडेक के बाद जो होता है वो होता है। और ये तो वेरिएबिलिटी सिम्टम्स की हो सकती है। अच्छा, ये स्टेजेस हैं। ये प्रोड्रोम जो स्टेज है ये 1 to 72 आवर्स तक लास्ट कर सकता है पेशेंट्स को। और उसमें क्या होगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, फटीग होगी, फ्लूइड रिटेंशन, यॉर्निंग, इनअटेंशन, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। ये हेडेक से पहले होगा ये वाला। तो जिन लोगों को माइग्रेन हेडेक्स होता है उनको पता चल जाता है पहले से कि हमें अब होने वाला है। जिन लोगों को काफ़ी अरसे से माइग्रेन के फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं उन पेशेंट्स को ये प्रोड्रोम में पता चल जाता है। और एक ऑरा फेज होता है जिसमें नमनेस, विजुअल हो सकते हैं, टिंगलिंग हो सकती है, टेनाइटस, ब्लाइंड स्पॉट नज़र आते हैं, और पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आती हैं, जिग जैग लाइन्स बनती हुई आती हैं। उसके बाद फिर हेडेक शुरू हो जाता है। और थर्ड जो है उसका हेडेक वाला फेज़ है जो कि 4 to 72 आवर्स तक रह सकता है। तो हेडेक की जो है वो डायग्नोसिस में ये है कि ये हेडेक आपका 72 आवर्स तक लास्ट कर सकता है, और 4 आवर्स इसका जो है वो मिनिमम 4 आवर्स तक ये लास्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हेडेक हुआ माइग्रेन का और 2 मिनट में या 10 मिनट में ख़त्म हो गया। तो माइग्रेन का हेडेक थोड़ा लंबा चलता है, आवर्स तक। और थर्ड है पोस्ट्रोम जो कि 24 to 48 आवर्स तक रह सकता है। इसमें फटीग, डिप्रेशन, नोज़िया, ये कन्फ्यूजन, ये सिम्टम्स होंगे। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो जिनको अगर अवॉइड करें तो फिर ये हेडेक इसके होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिसमें उसमें कुछ फूड्स हैं, जैसे चीज़ होता है, कुछ लोग चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा, उसके बाद हेडेक शुरू हो जाता है कुछ पेशेंट्स को। उसके बाद हार्मोनल हैं, चेंजेस हैं, जैसे साइकिल डिस्टर्ब हो किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी हो सकते हैं। और प्रोसेस्ड मीट्स, एनवायरमेंटल स्टिमुला लाइक ब्राइट लाइट, जिस तरह की अभी लाइट्स हैं, अगर किसी को माइग्रेन होगा तो वही ऐसी जो ब्राइट लाइट्स हैं उसमें ये फिर स्टार्ट हो जाएगा उनको ये माइग्रेन। और दूसरा ये कि लाइफस्टाइल है, इसमें अगर आपने अपनी ब्रेकफास्ट नहीं किया या मिस कर दी मील, उसके बाद भी ये एक ट्रिगर है कि ये हेडेक शुरू हो सकता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको ये पता होता है काफ़ी चीज़ें कि अगर मैंने अपनी डाइट मिस की या अपनी ब्रेकफास्ट मिस किया या दोपहर का खाना नहीं खाया, ठीक है, तो उसके बाद हेडेक शुरू हो जाएगा उनको। तो वो कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करें। और दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है, अगर एक पेरेंट को है तो वो 50% चांसेस हैं, अगर दोनों को है तो 75% चांसेस हैं कि ये हेडेक उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, ये इसका एक माइग्रेन का जो है एपिसोडिक माइग्रेन का एक क्राइटेरिया बताया है कि ये इसका क्या है कि ये 5 अटैक्स होने चाहिए किसी को माइग्रेन के जो एपिसोडिक माइग्रेन है। ठीक है, और सिम्टम्स तो वही हैं जो मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होता है, इसमें नोज़िया, फोटोफोबिया, ये सब चीज़ें होती हैं। और क्रॉनिक माइग्रेन है तो 15 डेज़ से ज़्यादा अगर महीने में किसी को हेडेक्स हो रहे हैं तो वो क्रॉनिक माइग्रेन में आएगा। अच्छा, ये तो वो हैं इसके ट्रिगर्स जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें चीज़ है, ऑर्डर्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और लेट नाइट टीवी है, उसकी वजह से स्लीप अगर ख़राब हो रही है आपको, या फिर प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं उसकी वजह से हो सकता है।
इवन एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज़ की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्राइट लाइट्स और ये सब होता है, उस वजह से। अच्छा, ये तो इसका इम्पैक्ट बताया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड में इससे अफेक्टेड हैं। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक तो अक्यूट अटैक में हम देते हैं पेन किलर, जैसे एनसिड्स कहते हैं हम, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं ट्रिप्टेंस के नाम से, तो ये स्पेसिफिकली माइग्रेन के अक्यूट अटैक में देते हैं। तो जैसे पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो उस वक्त आपने फ़ौरन पेशेंट को बताना है कि आपने मेडिसिन टाइम पे लेनी है, क्योंकि वो अगर टाइमली मेडिसिन नहीं लेते तो फिर ये हेडेक वर्स हो जाता है और स्टेटस में भी जा सकता है, लाइक 72 आवर्स से ज़्यादा भी। और उसके सिम्टम्स फिर आम पेन किलर से ख़त्म नहीं होते, उनको फिर इंजेक्टेबल लेना पड़ता है उनके हेडेक्स को ओवरकम करने के लिए। और इसकी प्रिवेंटिव जो सेकंड है वो है प्रिवेंशन, कि इस अटैक्स को रोका जाए। तो इसमें तो ये है कि आपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने जो ट्रिगर्स हैं माइग्रेन के उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, इसमें जो मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं इसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये मैंने ऐसे ही ओवरऑल आपको एक व्यू दिया है, इसमें हम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल इसमें जाएं। तो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। एंटी कन्वल्जेंट्स में हम टोपारामेट यूज़ करते हैं और सोडियम वेलप्रोएट यूज़ करते हैं। और दूसरा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन हैं, वो भी यूज़ करते हैं माइग्रेन में, स्पेशली क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स में। एंड बोटॉक्स जो है वो क्रॉनिक माइग्रेन में यूज़ करते हैं, बोटॉक्स। और कुछ नई मेडिसिन्स भी हैं जिसमें ये जो कैल्सिटोनियन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इनहिबिटर्स हैं, CGRP कहते हैं इनको। ये अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में अभी ये अवेलेबल नहीं है, बाहर हैं अवेलेबल। और दूसरा, न्यूरोमोड्यूलेशन डिवाइसेस होती हैं, इससे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। ये रीसेंट थेरेपीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें एक CGRP इनहिबिटर्स हैं और न्यूरोमोड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि माइग्रेन का ये कॉमन है और मल्टीपल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके लाइफ में। और इसकी डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री बेस पे होती है। इसको आप डायग्नोस नहीं कर सकते किसी इन्वेस्टिगेशन से, किसी टेस्ट से, किसी MRI स्कैन से नहीं करते। माइग्रेन के जो डायग्नोसिस होती है प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। इसको आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छी ली है और एग्जामिन किया है तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी टेस्ट की इसको डायग्नोस करने के लिए। और ब्रेन इमेजिंग हम तब कराते हैं जब हमें ये सस्पिशन हो कि ये माइग्रेन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को या कोई ट्यूमर हो सकता है, लेकिन उसमें एग्जामिनेशन पेशेंट का एबनॉर्मल होगा। अच्छा, ये कुछ रीज़न्स हैं कि माइग्रेन के पेशेंट्स कब इमरजेंसी रूम में जाएं। कि किसी को अगर ऐसा हेडेक हो माइग्रेन का जो उससे डिफरेंट हो, जैसे पहले हेडेक्स होते थे उससे कुछ डिफरेंट हेडेक्स हों और ज़्यादा सीवियरिटी वाले हेडेक्स हों या पैटर्न चेंज हो हेडेक का, तो फिर उन लोगों को, माइग्रेन वाले पेशेंट्स को, वो इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। स्कैन होने चाहिए या कुछ लैब्स होनी चाहिए उनकी, ठीक है। दूसरा, अगर पेशेंट को अगर माइग्रेन के साथ नेक स्टिफनेस हो रही है, फीवर हो रहा है या फिर उनको बोलने में, स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो इसका मतलब है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं इसमें। इसमें यह है कि माइग्रेन जिन लोगों को होता है वही इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। माइग्रेन जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट में भी कॉमन है, जो पाकिस्तान में स्टडी हुई है उसमें भी बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट को माइग्रेन है। मुझे भी होता है, बचपन से होता है, मुझे क्लास 5 से होता है, लेकिन एपिसोडिक होता है, तो वो अगर एनसेट्स लेते हैं कभी कभार तो ठीक हो जाता है। तो इट्स अ वेरी कॉमन हेडेक डिसऑर्डर, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि इसके मेडिसिन्स या ट्रिगर्स का नहीं पता होता उनको कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो जब भी किसी को हेडेक हो और इस तरह के फ्रीक्वेंट हेडेक्स हों तो उसको कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर मेरे दो सवाल हैं, एक इसे फुली क्योर क्यों नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि वाइल जब कोई माइग्रेन से सफ़र कर रहा हो तो उसके ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा होता है कि उसे उतना शदीद पेन हो रहा होता है। जैसे स्ट्रोक में हमें पता है यहाँ तो ब्लड क्लॉट अंदर होता है, यहाँ तो आर्टरी क्या कहते हैं वो हो जाती है, फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो माइग्रेन में ऐसा क्या हो रहा होता है? माइग्रेन में देखें, एक तो जो आपका पहला सवाल है ये उसमें ये होता है, आपने जो पहला सवाल पूछा वो क्या था क्वेश्चन पहला? जैसे कि माइग्रेन फुली क्योर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योर, हाँ, इसमें देखें इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनको आप उसके अटैक्स को रोक सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं। उसको क्योर कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अटैक्स टाइम के साथ कम होते जाते हैं। ठीक है, जैसे एज 40s के बाद, क्योंकि इसकी जो पीक एज है वो है 18 to 44। ठीक है, तो अगर एज जैसे बढ़ती जाएगी तो फिर इसके अटैक्स कम होते जाएंगे। और किसी को एपिसोडिक माइग्रेन होता है, मतलब कभी कभार महीनों में एक दफ़ा हो गया या फिर साल में एक दो दफ़ा हो, तो उनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और क्योर का मतलब है कि कम्प्लीटली ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए। तो अभी तक इसकी ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है जो इसको क्योर कर दे। क्यों? और इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट हर पर्सन में ये डिफरेंट होता है ट्रिगर्स। किसी में कुछ किसी को लाइट से हो जाता है, किसी को स्किप मील से होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से होता है। तो डिफरेंट इसके ट्रिगर्स हैं। तो अगर आप उनको प्रिवेंट करेंगे तो फिर अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है और ये अभी तक एग्जैक्ट काज नहीं पता कि ये क्यों होती है। ठीक है, ये इसलिए कि ये एक कॉर्टिकल एक स्प्रेड होता है बेसिकली कॉर्टिकल। उसमें ये होता है कि ये ट्रिगर्स जब ये अगर किसी को हों तो एक वेव होती है जिसको कॉर्टिकल स्प्रेड कहते हैं। तो ये जब शुरू हो जाती है तो फिर ये इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली जो नर्व एंडिंग्स हैं उसमें कुछ सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जो कि पेन की जो है वो करवाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है सब्सटेंस पी होता है और भी बहुत सारे हैं। और ये कैल्सिटोनियन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। ये इनहिबिटर्स जो मेडिसिन हैं, ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल है इसका इन्फ्लेमेशन में, सोजिश में, पेन में। तो ये उसको ब्लॉक कर देता है ये ड्रग। बेसिकली माइग्रेन ब्रेन इटसेल्फ पे कोई डैमेज नहीं डालता, राइट? नहीं, इट्स सिर्फ मतलब ये लेकिन डाल सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको स्ट्रोक होने के रिस्क होता है, लेकिन आमतौर पे ये एक कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। ठीक है, थैंक यू।